हाय दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो है आज यूथ कंपटीशन टाइम्स का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखेंगे, जो कि यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग के पुराने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हल है। इसमें जो है 30,907 क्वेश्चन आया है। इसमें जो है पीसीएस जे असिस्टेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर के जीएस का या पॉलिटी का हल है। तो आइए देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, अध्यायवार सॉल्व पेपर पार्ट 2 है। तो इसमें जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान के मूल तत्व है, संसद है और जो है राज्य सरकार संरचना कार्य प्रणाली है। प्रश्नों का इसमें जो है उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस के हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। इसका पहला, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। तो पूछ रहा है दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। तो वह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1935। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसमें जो है कुल 321 धाराएं थी एवं अनुसूचियों की संख्या 10 थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर लिया गया। तो यह द्वैध शासन जो है था दो प्रकार के था, एक हस्तांतरित शासन था ट्रांसफर्ड, और जो है एक रिजर्व्ड। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। तो 1935 के अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देसी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सका क्योंकि देसी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था और अनिवार्य नहीं था। तो दोस्तों, जब अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, तो यह बोला गया था कि अगर 50% देसी रियासत अखिल भारतीय में शामिल होने के लिए राजी हो जाएंगे तो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जो देसी रियासतें थी वह इसमें शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो विशेषाधिकार था या हमारा जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हुई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। तो 1935 अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और यह द्वैध शासन अब केंद्रों में चला गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया, जो 1937 में लागू हुआ। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो प्रांतों में जो 11 विधानमंडल थे उसमें से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई तथा जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के एक्ट के तहत मुस्लिमों का था, अब उसे जो है विस्तृत कर दिया गया। अब उसे आंग्ल भारतीय समुदायों एवं सिखों तक पहुंचा दिया गया। तो इसका विस्तार किया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा ही वर्मा, वर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है, इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय 1937 में तथा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। तो 1935 अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय 1937 में बना तथा एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। शक्तियों का विभाजन हुआ तथा इसी अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन हुआ, जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित हुआ तथा अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी सूचियां जो संघ में न हो, राज्य में न हो, समवर्ती में न हो, तो उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। तो दोस्तों, जो संघ की अवशिष्ट शक्तियां थी, यह जो है वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गवर्नर जनरल।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों एक संघीय न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है, अभी जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। जबकि इसमें पूछ रहा है कि संघीय न्यायालय, जो कि संघीय न्यायालय का निर्माण हुआ था निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो यह संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, तथा सुप्रीम कोर्ट जो संघीय न्यायालय एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भी हुआ था। तो दो न्यायालय थे, एक जो है जो सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में उसका निर्माण 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तथा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो इसमें दोनों नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों वर्मा का आधुनिक नाम म्यांमार है, इसको भारत से अलग किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, तो 1935 के अधिनियम में क्या उल्लिखित था? प्रांतीय स्वायत्तता। तो जी दोस्तों 1935 के अधिनियम में प्रांतों में जो है जो द्वैध शासन था उसको जो है केंद्र में द्वैध शासन लेके चला गया है, तथा प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। अब यह प्रतिनिधित्व हरिजनों तक, सिख मुस्लिमों से बढ़ा करके हरिजन लोगों को भी दे दिया गया। एवं संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम में लिखा तो था, बट यह लागू नहीं हुआ, क्योंकि इस संघीय व्यवस्था को लागू होने के लिए जो है जो देसी रियासतें थे उनकी मंजूरी जरूरी थी, बट उन्होंने मंजूर नहीं किया, तो इसलिए लागू नहीं हो पाया। बट ये सब उसमें उल्लिखित था, तो ये जो है ए एवं बी एवं सी तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए बी सी तीनों सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो पूछ रहा है दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था यह आधारित था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो इस अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसमें केंद्र में जो है पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्रों तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। मॉन्टेग्यू उस समय सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो पूछ रहा है दोस्तों संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल का पद है यह पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। इसे जो है पहले बंगाल का गवर्नर था, तथा 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा एक जो है 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गवर्नर जनरल
का पद पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत आया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जो विलियम बेंटिंग था वह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा अंतिम गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक भारत में जो अभी है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापना हुई थी, जबकि एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहा है। तो ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट है जो उस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन मॉर्ले मिंटो सुधार का प्रमुख प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में जानेंगे कि मॉर्ले मिंटो सुधार क्या है। तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो जो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार था, इसमें जो है बजट पर विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें देखते हैं विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। जी, इसमें विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत थी। जी हाँ, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। जी, 1909 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक एवं पृथक निर्वाचन पद्धति दिया गया। तो इसका सी भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं था। जी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान था, तो ये गलत है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ब्रिटेन ने एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की पूछ रहा है कि किस नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जिसके तहत ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण कर सके। तो दोस्तों उस समय आया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसी के तहत ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी सभी मामलों का पूर्ण नियंत्रित किया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। तो जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था वह कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक राजनीतिक कार्य और दूसरा वाणिज्यिक कार्य था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार का कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपए का योगदान किया था? तो वह चार्टर अधिनियम 1813 था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चार्टर अधिनियम 1813।
1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें एक विधि सदस्य की वृद्धि की गई और यह विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा कानूनी सदस्य लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले था। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो उस कंपनी का जो राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य को 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा अलग किया गया। तो इसमें नहीं है, तो नन ऑफ द दीज होगा, डी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया गया था। तो कंपनी के दो कार्यों को विभाजित किया गया था, एक वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण बोर्ड देखता था, जबकि व्यापारिक कार्यों को निदेशक बोर्ड देखता था। किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने भारतवासियों को पहली बार अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो पूछ रहा है दोस्तों 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हम लोग 1861 के अधिनियम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो जो पहले मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अधीन ला दिया गया था, वह उसको पुनः दे दी गई तथा उसको स्वायत्तता दे दी गई। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकृत किया गया। तो 1861 का जो अधिनियम था, यह वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की का अनुमति दे दिया और यह अध्यादेश की वैलिडिटी 6 मंथ थी। तो इस अध्यादेश को 6 मंथ तक लागू रह सकता है, एक्टिव रह सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जी, एक क्वेश्चन ऑप्शन ये सही है। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार था, नहीं, गलत है। उत्तरदायी शासन की स्थापना, नहीं। तो जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 एवं 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय
इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई। तो इसके तहत जो 1861 का भारत सरकार अधिनियम था, जो 1861 का भारत सरकार अधिनियम था, इसमें उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा इसी 1861 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1866 में चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना हुई। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में 1861 के अधिनियम के तहत हुआ। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई। तो गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई, वह किस अधिनियम द्वारा? तो यह जो है चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल के कार्य थे इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, एक विधायी परिषद के एवं दूसरा प्रशासनिक कार्य। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो पूछ रहा है कि किसे भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो महारानी की घोषणा जो 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी की घोषणा हुई 1858 में, उसे भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल करके अब वायसराय रख दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तो एक नया पद का गठन किया गया जिसका नाम राज्य सचिव रख दिया गया और इसके पास पूरे भारत के संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण करने का पावर था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव बनाया गया। तो जो 15 सदस्यीय परिषद थे, इसके जो अध्यक्ष थे उसी को भारत का सचिव कहा जाता था। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? तो यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। तो ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब के क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो अंग्रेजों ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का आरंभ भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो पूछ रहा है दोस्तों, भारत के लिए जो उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का पद का सृजन कब किया गया? तो यह किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो जो भारत के सचिव के जो कार्य थे, अब इस कार्य का कुछ भाग जो है उच्चायुक्त करने लगा। तो इसीलिए उच्चायुक्त को भारतीय सचिव के सहायता के लिए इस पद का सृजन किया गया। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे।
इसने प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की। तो जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, इसमें प्रांतों में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तथा केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। तो 1919 अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था की गई तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद विधानसभा का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। तो इस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को तीन संख्या में 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया। तो 1900 इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो अभी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1926 में किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो 1919 अधिनियम के द्वारा ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और यह साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहा है, तो यह 1919 का एक्ट लाया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की प्रमुख अनुशंसा थी। प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव था 1919, इसकी अनुशंसा थी कि प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो पूछ रहा है कि 1919 के प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी? प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाए, जी ये थी। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाना था, तो ये भी थी। तो ए और बी दोनों सही होगा। सी। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 को जो सुधार हुआ था, उस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं को धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो इसमें सभी कथन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक कथन सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया। तो जी ये सही है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का अनुशंसा किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था। जी नहीं, इसमें मूल अधिकार को कोई बात ही नहीं थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, इसमें भी नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा
नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। तो दोस्तों, जो देश के लिए लिखित संविधान की बात जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं कहा गया था, तो यही ऑप्शन ए सही होगा। विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो ये कहा गया था, तो ये सही है। एक संघ की योजना पर विचार, जी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें एक संघ की योजना के विचार का उल्लेखन किया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि देशी रियासतें सहमत हों 50%, तो भारत सरकार को संघ के रूप में शामिल किया जा सकता है, मतलब भारत सरकार को एक संघीय सरकार माना जा सकता है। बट देशी रियासत इसमें इस कथन को नहीं माने, तो यह लागू नहीं हो सका। एक संघ की योजना पर विचार, तो इसमें एक संघ की योजना पर विचार था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी था। बट इसमें पूछ रहा है कि अवयव नहीं है, तो जो भारत देश के लिए लिखित संविधान की बात कही गई थी यह 1935 के शासन अधिनियम में उल्लेखित नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इसी अधिनियम की विशेषता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार पत्र कहा था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसे दासता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? तो उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नया अधिकार पत्र, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। तो जिन्ना ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया, तथा क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने दी थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो पूछ रहा है कि दोस्तों ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो यह जुलाई 1947 में पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन यह अधिनियम प्रवर्तन आया। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया तथा इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। भारतीय संविधान को बृहद होने का कारण है इसमें अनेक संविधानों का अनुभव, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान, यह बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ एवं राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान को बृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्ति संगत नहीं है। विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव, अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रशासकीय निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए एक विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख तथा संघ और इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना इत्यादि कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। तो जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उसके प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, बट बाद में जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया और इस मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पहला भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, लखनऊ समझौता, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारतीय परिषद 1909, तो भारतीय परिषद 1909, भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1935 था, इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन को केंद्र में द्वैध शासन लेके चला गया और प्रांतों में स्वायत्तता दे दिया गया। तो बी का 4 होगा, तो इसका बी का 4 होगा। फिर जो है लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो सी का 2 होगा। फिर जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात हो रही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसको ए का 3 होगा, तो ए का 3। फिर जो है भारत शासन अधिनियम 1919, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को द्विशासन पद्धति के आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो डी का 1 होगा, डी का 1 होगा। तो इसका जो है 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? तो इसी दिन जो है 1929 को कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो सी होगा, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी दिन जो है भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 के दिन इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। माउंट बेंटन योजना आधार बनी, तो माउंट बेंटन योजना किसका आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का नहीं, जो है सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का। तो माउंट बेंटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। तो जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, इसने बोला कि भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की राजनीतिक समस्या का समाधान यही है कि इनका विभाजन कर दिया गया जाए। तो इनका विभाजन जो माउंटबेटन योजना आई थी, यह 3 जून 1947 को आई थी। इसको जो है सुमेलित करना है। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो है भारत परिषद अधिनियम 1892, तो व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था, इसमें जो है व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो इसका जो है 3 होगा, तो ए का 3 होगा। फिर जो है भारत परिषद अधिनियम 1909, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो है द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था, तो जो 1909 था उसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में
द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सी का एक सही होगा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो सी का एक होगा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतों की स्वायत्त प्रांतों में जो द्वैध शासन था इसकी हस्तांतरण केंद्र में कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन होने लगा तो तब प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। तो इसका डी का जो है 2 होगा। फिर जो है क्या इसमें छूटा हुआ है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की गई। तो बी का 4 होगा। तो इसका जो होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में वही सही होगा। तो 3 4 1 2 इसका ऑप्शन बी सही होगा। नीचे दिए गए वक्तव्य में कौन सा सही है? भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जी, आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा और सोवियत संघ के प्रमुख संविधान प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो इसमें इसको संघीय भाग लागू करने की बात की गई थी, परंतु यह देशी राज्यों या देशी रियासतों के समर्थन के बाद, बट देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुए, तो इसलिए जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हो पाया। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अभिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत हों तो भारत एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसका ऑप्शन बी सही होगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने की उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये सही है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। जी, भारत एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि प्रत्येक 10 लाख पर जो है एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, जो कि 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधि करता है। एक लोकतांत्रिक समाज है, यह जो है प्रस्तावना में लिखा गया सामाजिक आर्थिक। तो इसका जो है 3 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा। समाजवाद से बधा हुआ है, जिसमें समाजवाद की बात भी प्रस्तावना में की गई है। तो ये सभी होंगे, 1 2 3 4 सभी होंगे, तो सभी चारों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारत एक लोकतांत्रिक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधार व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो पूछ रहा है कि भारत के जो संविधान सभा थी उसका परामर्शदाता कौन था? तो इसके परामर्शदाता सर श्री BN राव थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता श्री BN राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको जो है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया एवं संविधान सभा के परामर्शदाता श्री BN राव जी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो घटनाएं दी गई हैं, उनको देखना है कि कौन पहले हुआ। तो इसमें देखते हैं पहले कौन हुआ। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। तो इसमें जो है दोस्तों पहले संविधान सभा की बैठक होगी, फिर जो है उसके बाद जो है तो पहले जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वह जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। फिर जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1900। भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तथा भारतीय संविधान पारित हुआ। तो भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ। तो इसका जो है डी होगा 4123। इसका ऑप्शन डी होगा 4123। तो जो है घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। जी नहीं, इसमें सभी सदस्य मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनोनीत नहीं किए गए थे, क्योंकि इसमें कुछ देसी रियासतें भी थी। तो ये गलत होगा, ए वाला। फिर सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी नहीं है। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो जी, इसमें जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन हुआ था, जो जीता था वही संविधान सभा का सदस्य बना था। इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। गलत है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो जो भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, इन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह जो है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। तो भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में ही हो, जिससे सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। तो जो भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन की प्रतिनिधि निर्वाचन की बात कही गई थी, उसमें बोला गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या की अनुपात था? तो यह 10 लाख की जनसंख्या का अनुपात था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10 लाख। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार थी, इसमें सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो यह जो है 14 सदस्य थे। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 14 लाख, 14 सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 14 अन्य सदस्य, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदिगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई, वह भारत के लिए कब प्रस्तावित की गई थी? तो जो है कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए प्रस्तावित की गई थी, ताकि केंद्र इस योजना जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी, इसमें केंद्र को कमजोर कर दिया गया और जो है संघात्मक सरकार, जिसमें राज्यों के पास भी कुछ पावर हो, तो केंद्र और राज्यों को मिलाकर के संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो भारतीय संविधान सभा का कौन सा ऐसा सदस्य था जो कांग्रेसी नहीं था? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कांग्रेसी नहीं थे, जबकि जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी कांग्रेसी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं हुई? तो ऐसा कौन सा दल है जिसमें भारत के संविधान निर्मात्री सभा में नहीं हुआ? तो जो लिबरल पार्टी था, इसका कोई प्रतिनिधि भारत के संविधान सभा में नहीं शामिल हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जबकि हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कम्युनिस्ट पार्टी से के लोग भी शामिल थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से थे तथा कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। तो जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। इन्हीं को ही अस्थायी अध्यक्ष उस समय के लिए बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का पहला सत्र
कब हुआ था? तो यह सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष, तो नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति जो थी उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा इस सलाहकार समिति की 2 उप समितियां भी थी। तो इन उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। संघ शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जिसमें संघ होगा उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे तो इसलिए संघ से इन्हें याद किया जा सकता है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि इन्होंने प्रांतों का जो है सम्मेलन किया, प्रांतों को इकट्ठा किया, तो इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल राव, जिनका शॉर्ट फॉर्म बी.एन. राव, को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। तो जो सर बी.एन. राव ने तैयार किया था इसमें अनुच्छेदों की संख्या 243 थी एवं अनुसूचियाँ 13 थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। तो जो प्रारूप समिति के सदस्य थे इनकी संख्या 7 थी, जिनमें से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर, तो बी.एल. मित्र की मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर एन माधव राव हुए। टी.टी. कृष्णमाचारी 1948 के डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात, सॉरी बी.एल. मित्र की मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है सर बी.एन. राव ने तैयार किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जो संविधान का पांडुलेखन समिति था अर्थात प्रारूप समिति था, उसका कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी एवं ए.के. अय्यर थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान के प्रारूप समिति में जो सम्मिलित सदस्य थे उनकी संख्या 7 थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि सरदार पटेल भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। एन गोपाल स्वामी एवं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो पहला एवं तीसरा ये लोग थे, तो पहला एवं तीसरा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था उसकी तिथि पूछ रहा है। तो प्रारूप समिति का गठन का जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति थे इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था झंडा एवं भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो जो भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था वह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और इसके जो डिजाइन तैयार की थी वह पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी तथा इस झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार था उसका अंतरिम रूप देने के लिए जिस संविधान निर्मात्री सभा का नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो मौलिक अधिकार की एक समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि इस मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो पूछ रहा है दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो वह जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में निम्न में से किसका है? तो एक कथन दिया गया, एक पूछा गया कि किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसको कहा था केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा समन्वय स्थापित करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, केसी वियर। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता एवं अति लचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा ऐसा कथन है जो सही। तो जो है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। जो संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के 7 सदस्य थे उनमें से के एम मुंशी एक थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। जी ये भी सही है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई। ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो जी जो मूल अधिकारों का संरक्षक है यह भारत का राष्ट्रपति नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि जो है भारत का प्रेसिडेंट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन डी है, यही सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें राष्ट्रपति दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऐसा
कौन था जिसने कहा था कि जो भारत में संविधान सभा थी वह कांग्रेस थी और पूरा कांग्रेस संविधान सभा था? तो यह जो है ऑस्टिन ने कहा था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी रचना थी। जो ऑस्टिन थे इनकी रचना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल था। इनमें कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री थे? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसे थे जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो एक अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसके जो विधि मंत्री वे योगेंद्र नाथ मंडल थे, जबकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून मंत्री बने थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। भारत का एक लिखित संविधान है, तो ये सही है, भारत का एक लिखित संविधान है। भारत में एक संविधान सभा थी, तो भारत में एक संविधान सभा थी जिसने भारत में एक लिखित संविधान लिखी थी, तो आर भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसका निर्माण संविधान सभा ने एक निश्चित तिथि को किया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो पूछ रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें पहले विजया लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल हुई थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो पूछ रहा है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली द पोस्ट पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है संविधान पर विदेशी प्रभाव, चैप्टर 3 है, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।